Hi everyone, I hope you all are doing well. मेरा नाम है चित्रसेन कुमार और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने चैनल सरस्वती ज्ञान संगम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 12th के फिजिक्स के पार्ट 1 जो है उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसी का हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फार्मूला वाला टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे फार्मूले को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इसमें फार्मूला वाला जो टॉपिक है वो कौन कौन सा है आपका, देखिए सबसे पहला आपका है बल, दूसरा है कार्य। अब ये बल कौन सा, दो आवेश दिया रहेगा Q1 Q2 और बीच का दूरी दिया रहेगा। तब पूछेगा इस दोनों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होगा, या पूछेगा इस दोनों के बीच जो कार्य हुआ है उसका सूत्र क्या होगा, या फिर इस दोनों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होगा। फिर आपको पूछ सकता है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, या बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र। फिर आपको एक फार्मूला पूछ सकता है जिसमें आपको विभव भी आना चाहिए और कार्य भी, यानी पूछेगा विभव और कार्य के बीच क्या संबंध है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और बल यानी F। दूसरा फार्मूला ये भी पूछ सकता है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में क्या संबंध है। फिर आपको द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसको P से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र पूछ सकता है। फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी द्विध्रुव को जब हम क्या करते हैं, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, E में मान लीजिए हम E एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने क्या कर लिया, एक द्विध्रुव को रख लिया। तो इसको रखने के कारण हमको जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसका क्या सूत्र होगा, और इसका जो बल आघूर्ण होगा उसका सूत्र क्या होगा। बल आघूर्ण को हम लोग ताऊ से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब है, इसी में आपको ये जो होता है हमारा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये जो एप्सिलॉन नॉट है यह है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसी तरह होता है एप्सिलॉन आर, इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका सूत्र पूछ सकता है। या तो द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, मान लीजिए कि ये आपका क्या एक द्विध्रुव है, तो इसका ये वाला जो पोजीशन है पड़ी हुई रेखा, ये इसकी अक्षीय स्थिति है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो खड़ी हुई रेखा ये इसका क्या है, निरक्षीय स्थिति है। तो पूछेगा अक्षीय स्थिति में E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय स्थिति में क्या, पूछ सकता है आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। फिर अगर नेक्स्ट आप लोग देखिएगा तो नेक्स्ट आपको पूछ सकता है द्विध्रुव के अक्षीय में विभव का सूत्र और द्विध्रुव के निरक्षीय में विभव का सूत्र। फिर आपको फ्लक्स का सूत्र पूछेगा। फ्लक्स का दो सूत्र होता है, एक तो हम लोग डेफिनेशन से निकालते हैं और दूसरा आपको गॉस प्रमेय से प्राप्त होता है। किससे होता है, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय और इसका जो परिभाषा से डेफिनेशन से प्राप्त होता है वो दोनों सूत्र पूछ सकता है। और फिर आपको चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का सूत्र पूछ सकता है। फिर आपको पूछ सकता है अनंत लंबाई के तार के कारण क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये गॉस प्रमेय का एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। उसके बाद आपको अनंत विस्तार के चादर के कारण क्या होगा सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये पूछ सकता है। फिर गोलीय चालक के कारण उसके सतह पर क्या होगा, या फिर किसी चालक के केंद्र या अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि बल का सूत्र क्या होगा। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश आपका Q1 है, और इसी से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Q2। अब इस दोनों के बीच मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये प्लस इसको धक्का देगा यानी इधर बल लगाएगा, और इतना ही बल ये लगाएगा इधर, यानी ये प्लस इसको इधर की ओर धक्का देगा। अब इसमें से अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये इसको इधर क्या करेगा, खींचेगा, और ये भी इसको खींचेगा, तो यहाँ भी बल लगेगा। तो ये जो बल है, इस बल का अगर सूत्र आपको पूछे तो वो हो जाता है आपका F = K Q1 Q2 बटे R²। F = K Q1 Q2 बटे R²।
जहाँ के की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁻⁹ यानी 9 × 10 का पावर 9। अब देखो इसी में अगर आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो बल के बाद आपको पूछ सकता है इसी सेम में कार्य का सूत्र। और कार्य आप बचपन में पढ़े होंगे, कार्य यानी वर्क। W बराबर क्या होता है F इंटू कौन सी S, और S को हम लोग कहते हैं विस्थापन। विस्थापन दूरी होती है एक तरह के, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और F का मतलब क्या हो गया बल, और W का मतलब तो कार्य होता है, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो अगर आपको कार्य पूछे इस सिस्टम का कि Q1 है, R दूरी पर क्या है Q2, तो इसको कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या हो जाता है, बल को हमको किससे गुना कर देना है, विस्थापन से। अब विस्थापन यहाँ कितना है R है, तो क्या हो जाएगा बल हो जाता है आपका K Q1 Q2 बटे R², और इसको गुना कर देना है R से। तो यहाँ R² में 2 बार है, यहाँ 1 है, 1 कट जाएगा। तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R, ये किसका सूत्र हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा। और यही अगर पूछे इसी तरह के सेम सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो जो कार्य होता है ना वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में इसमें क्या होता है जमा रहता है। इसलिए U बराबर भी क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ हमने 3 सूत्र पढ़ा। पहला हमने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। दूसरा हमने पढ़ा W इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। और तीसरा हमने पढ़ा U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ F बल है, ये कार्य है, और ये क्या है स्थितिज ऊर्जा। और Q1 Q2 दो आवेश हैं जो कितना दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा बल, कार्य और स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव और किसका सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अगर आप बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब कोई अकेला आवेश, बिंदु आवेश के कारण अगर आप देखिएगा किसका सूत्र, बिंदु आवेश के कारण अगर आप E का सूत्र देखिएगा तो एक्चुअली में E कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, बल जो लगेगा, जो बल हमारा लगेगा, मान लीजिए ये Q आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र। अब इसमें +1 कूलम को लाएंगे, मान लीजिए R दूरी पर +1 कूलम लाए, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, बल हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे कौन सी R²। और Q1 कितना है यहाँ पे Q है, और Q2 है 1, तो 1 को तो नहीं है लिखते हैं, और R²। तो ये आपका क्या हो जाएगा बल। यानी कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में, जब हम लोग 1 कूलम आवेश को लेकर आते हैं तो उस पर लगने वाला बल ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, यही बल का सूत्र K Q बटे कौन सी R²। इसी तरह विभव का सूत्र हो जाता है KQ बटे R, क्योंकि ये होता है कौन सी +1 कूलम को लाने में किया गया कार्य। और कार्य को अगर आप देखिएगा तो W बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, Q1 Q2 बटे R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर उस हिसाब से अगर देखें W बराबर तो K, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है प्लस, और नीचे क्या है R, +1 कूलम था Q2 तो उसको नहीं लिखते हैं, तो W बराबर ये, और यही W आपका क्या है विभव है, और यही बल आपका क्या है। यहाँ से आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं कि F जो है वो क्या है हमारा E है। कब, जब F में Q2 हमारा कितना हो जाता है +1 कूलम। उसी तरीके से जो आपका W है वो क्या है V, जब W का Q2 कितना हो जाता है +1 कूलम, तो F को हम E के इक्वल कर सकते हैं और W को हम V के, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, Q से, यानी गुना किससे करना पड़ेगा आपको, Q से। यानी F बराबर क्या हो जाएगा QE और W बराबर क्या हो जाएगा QV। तो यहाँ हमने 4 फार्मूला पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि E बराबर होता है KQ बटा कौन सी R², दूसरा V बराबर होता है KQ बटा कौन सी R, और तीसरा F बराबर QE
और W बराबर Q V। जहाँ देखो मान लो ये Q आवेश था तो इससे R दूरी पर यहाँ पे हमको E पूछा जा रहा था या V पूछा जा रहा था, या आपको F और E में संबंध पूछे, या फिर आपको W और V में क्या पूछे, संबंध। तो अगर एक बिंदु आवेश देकर R दूरी पर पूछे E का सूत्र, तो E का सूत्र ये हो जाएगा और V का सूत्र ये हो जाएगा। और अगर इस दोनों में संबंध पूछे तो संबंध ये है और इस दोनों का संबंध ये है। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है हमारा। अब देखो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया विभव का बिंदु आवेश के कारण, और इस दोनों में संबंध जो है वो भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी स्थिति ऊर्जा और बल आघूर्ण सबकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जब समान आवेश को, ये Q है तो ये भी Q, लेकिन उसका जो है प्रकृति विपरीत होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो ये क्या है, प्लस, यानी ये भी Q है, यानी अगर ये 10 कूलम है तो ये -10 कूलम, तो ये क्या है, +10 कूलम। दोनों क्या है, चार्ज का परिमाण सेम है, परिमाण मतलब वैल्यू 10, 5, 15 वो, और प्रकृति का मतलब साइन, चिन्ह, ई माइनस का चिन्ह है, ई प्लस का, तो प्रकृति दोनों का अलग हो लेकिन क्या हो, उसका परिमाण सेम हो। तो ऐसे दो आवेशों को अगर कम दूरी पर रखें तो उसको द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि दोनों आवेश ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लीजिए। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O है और O से -Q की दूरी है L, और O से +Q की दूरी भी कितना है, L। तो दोनों के बीच की दूरी हो गई 2L, और दोनों में से किसी एक का परिमाण लेंगे तो Q। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि होता है, इसकी दिशा P की, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, -Q से +Q की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये -Q है और ये +Q है, और दोनों के बीच का मध्य बिंदु क्या है, O। तो मध्य बिंदु से इधर अगर L दूरी है तो इधर भी कितना होगा, L, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब है कि दोनों के दूरी का आधा कर देंगे। तो दोनों Q के बीच का दूरी हो जाएगा आपका 2L, और दोनों में से कोई एक Q लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q, और इस दोनों को गुना करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। यानी द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के एक परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच का क्या होता है, गुणनफल होता है। और इसकी दिशा, ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा -Q से किधर होती है, +Q की ओर होती है। अब इसी द्विध्रुव को हम लोग रख देते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रख देते हैं सर, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए यह क्या है, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर -Q है और यहाँ पर +Q है, और ये इसका मध्य बिंदु है O, यहाँ से दूरी L, यहाँ से भी दूरी क्या, L। तो कहता है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा U क्या होगी, और पूछता है कि इसका बल आघूर्ण टाउ क्या होगा, बल आघूर्ण टाउ क्या होगा। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है -P.E, और बल आघूर्ण हो जाता है +P×E। और आपको पता है डॉट को हम लोग लिखते हैं माइनस लगाना ही पड़ेगा, -Pe cos थीटा, और इसको हम लोग लिखते हैं Pe कौन सी, साइन थीटा, प्लस में। तो ये सूत्र हो जाता है किसका, कि जब किसी द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र E में रखते हैं तो उसका सूत्र ये होता है। तो हमने ये भी देख लिया कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है जब उसको हम लोग क्या किसमें रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका बल आघूर्ण क्या होता है। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मिल गया कौन सी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। आपेक्षिक वैद्युतशीलता की बात करेंगे तो जो आप बल बराबर पढ़े थे क्या, K/Q1 Q2 बटे R², इसी में जो K है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसके लिए सर, तो ये होता है हवा के लिए। अब इसी को दूसरे माध्यम में रखेंगे तो हो जाता है F बराबर
हो जाता है के बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन नोट जो है इसको कहते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। वैसे के की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट की अगर वैल्यू की बात करें तो इसका होता है 8.854 × 10⁻⁻12। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नोट तो आपने जान लिया कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ये जो एक्स्ट्रा में आपका क्या आ गया एप्सिलॉन आर, इसी को आप लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। और यही पूछा भी जाता है। देखो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर इस दोनों को मिला के हम लोग सीधे कहते हैं क्या? विद्युतशीलता। इसलिए अगर आपको पूछेगा आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र तो क्या हो जाएगा? जब एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर दोनों मिला के क्या हो गया? ई, तो ई आर क्या हो जाएगा? ई बटे कौन सी? ई नोट। यही सूत्र आपको पूछा जाता है कि नहीं? यहाँ ई आर जो है, ई आर की अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करें तो इसका अलग अलग माध्यम में मान अलग अलग होता है। हवा में इसका मान होता है 1, किसी धातु में अगर इसके मान की बात करें तो धातु में होता है अनंत, और अगर जल में इसकी मान की बात करें तो जल में इसका मान होता है 80 यानी 80। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता को भी समझ लिया। अब है द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला बात, और उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। तो देखो द्विध्रुव मान लीजिए ये क्या है? आपका द्विध्रुव है। यहाँ -q है, यहाँ क्या है? +q, और ये मध्य बिंदु O, और यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ। अब देखो मध्य बिंदु ये जो है ना, यहीं से हम लोग क्या करते हैं? r डिस्टेंस पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये अक्षीय स्थिति हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए हमको किसका सूत्र पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका हो जाएगा 2kp बटा कौन सी? RQ। सूत्र क्या हो जाएगा? 2kp बटा RQ। और इसी का अगर निरक्षीय में पूछता तो सिर्फ 2 हटा देते, ये बराबर हो जाता kp बटा कौन सी? RQ। ये हो जाएगा आपका निरक्षीय में, और ये हो जाएगा आपका अक्षीय में। वहीं पर अगर हम लोग किसकी बात करें? विभव की बात करें तो अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, यहाँ भी r दूरी है, यहाँ से q से r दूरी के लिए ये सूत्र है। ये डिस्टेंस भी r ही माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या सूत्र हो जाता है? अक्षीय स्थिति में v बराबर हो जाता है 2kp बटा कौन सी? r² अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में v बराबर हो जाता है 0। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में v का मान क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में भी कितना हो जाता है? 2kp बटा कौन सी? r², और निरक्षीय में कितना हो जाता है? 0। अब फ्लक्स की अगर आप बात करेंगे तो देखो फ्लक्स बराबर हो जाता है कौन सी? इंटीग्रेशन E dA कौन सी? cos थीटा। या इसको शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो फाई बराबर E डॉट ए। फाई बराबर क्या होता है? E डॉट ए। ये परिभाषा से आता है, और गॉस प्रमेय से आता है क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नोट। क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नोट। ये किससे आता है? गॉस प्रमेय से। तो फाई का फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसका दो सूत्र, एक क्या हो जाता है? ई डॉट ए, और दूसरा हो जाता है क्यू बटा कौन सी? एप्सिलॉन नोट। क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नोट। ये दो सूत्र हो जाता है। आवेश घनत्व की बात करेंगे तो क्यू बराबर आपका होता है क्या? लैम्डा एल देखिए आवेश घनत्व की हम लोग बात करते हैं।
अगर हम लोग आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय और एक होता है आयतन। रैखिक को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, पृष्ठीय को सिग्मा से और आयतन को रो से। और सूत्र देखिएगा तो रैखिक के लिए Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L, L मतलब उस चालक की क्या लंबाई, और पृष्ठीय में एक क्षेत्रफल रहता है तो यहाँ Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, A मतलब उस चालक का कौन सी क्षेत्रफल, और इसमें आयतन रहता है तो हो जाएगा Q बराबर कौन सी रो V, यानी V उसका उस चालक का क्या आयतन। तो 3 गो सूत्र हो जाता है। Q बराबर कौन सी, अगर लैम्डा लीजिएगा तो L, रो लीजिएगा तो A, और सिग्मा लीजिएगा तो A और रो लीजिएगा तो V। तो ये सूत्र हो जाता है किसका, आवेश घनत्व का। उसके बाद अनंत लंबाई के तार के कारण अगर E लीजिएगा तो ये हो जाता है 2K लैम्डा बटे क्या R, 2K लैम्डा बटे R। और अनंत विस्तार के चालक तार के कारण हो जाता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और गोलीय चालक की सतह पर अगर E की बात करें तो ये हो जाता है KQ बटा R स्क्वायर, यानी जो बिंदु आवेश के कारण होता है वही क्या होता है गोलीय आवेश के सतह पर। यहाँ पर R क्या हो जाता है, उस गोला का कौन सी त्रिज्या। और उसके बाद किसी चालक के केंद्र या अंदर पर आपको ध्यान रखना है क्या होता है, 0। अगर विभव में बात करें ये कहाँ पे 0 होता है, तो ये द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर। और हमारा कौन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे 0 होता है, तो ये किसी चालक के किसी कंडक्टर के सेंटर पर, केंद्र पर अगर देखा जाए या फिर उसके कहाँ पे, उसके अंदर कहीं भी देखा जाए तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो इतना ही था आपका स्थिर वैद्युतिकी में टोटल सूत्र। एक बार सबको फिर से लिख देते हैं पूरे बोर्ड पर। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूले एक साथ। तो अगर दो बिंदु आवेशों के बीच बल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर दो बिंदु आवेश के बीच कार्य पूछेगा तो हो जाएगा KQ1 Q2 बटे R। और स्थितिज ऊर्जा अगर दो बिंदु आवेश के बीच पूछेगा तो वो भी क्या हो जाता है, KQ1 Q2 बटे R। अगर बल का दूसरा फॉर्मूला पूछेगा तो बल बराबर QE हो जाता है, यानी बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाला। और कार्य बराबर QV हो जाता है, कार्य और विभव में संबंध वाला। बिंदु आवेश के कारण E पूछेगा तो क्या हो जाएगा, KQ बटे R स्क्वायर। और बिंदु आवेश के कारण V हो जाएगा KQ बटा R। और द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो Q इंटू 2L। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसी द्विध्रुव में। और U अगर पूछेगा कहाँ पे, जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E में किसको रखेंगे, द्विध्रुव को, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा -P डॉट E। और आपका जो बल आघूर्ण है वो हो जाएगा +P क्रॉस E, +P क्रॉस E। अब यहाँ फ्लक्स का अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका E डॉट A। और गॉस प्रमेय के कारण अगर फ्लक्स पूछेगा तो ये हो जाता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर किसी गोलीय चालक के कारण E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखिएगा तो ये हो जाता है KQ बटा R स्क्वायर। ये अगर गोला है और इससे R दूरी पर इसके सतह पर पूछेंगे तो सतह पर E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटा R स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर अगर E पूछेगा तो अंदर या केंद्र पर कितना आता है, 0 हो जाता है। अनंत विस्तार के कारण अगर E का सूत्र पूछेगा, अनंत विस्तार के कारण हो जाता है अनंत विस्तार के कारण हो जाएगा आपका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और अनंत लंबाई के कारण अगर पूछेगा तो ये हो जाता है E बराबर 2K लैम्डा बटे R। यहाँ लैम्डा क्या हो जाता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब द्विध्रुव के कारण अगर अक्षीय स्थिति पर E पूछे तो ये हो जाएगा 2KP बटा R3। और अगर निरक्षीय में E पूछे तो 2 हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा KP बटा R3। अक्षीय में अगर V पूछे तो ये 2KP बटा क्या हो जाता है R स्क्वायर। और निरक्षीय में इसका मान 0।
अभी अगर अपेक्षिक विद्युतशीलता पूछे रिलेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ई बटा कौन सी, एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ई किसके बराबर होता है, ई नोट और एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर के एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, ये बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, किसके लिए सर, तो ये हवा के लिए, एयर के लिए ये होगा। और किसी माध्यम के लिए देगा तो माध्यम में तो ई आर भी रहता है, तो माध्यम के लिए के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अगर Q का वैल्यू पूछे तो Q का ऐसे तो वैल्यू आप जानते हैं IT, ये आप 10th में पढ़े होंगे। दूसरा आप जानते हैं किससे, चार्ज डेंसिटी से। ये अगर क्या लेंगे, लेमडा लेंगे तो लेमडा के साथ आपको L लेना पड़ेगा। अगर आप क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे तो सिग्मा के साथ आपको A लेना पड़ेगा। और अगर आप क्या लेते हैं, रो लेते हैं तो रो के साथ आपको V लेना पड़ेगा। तो ये सारे फार्मूले थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। धन्यवाद।